चलिए लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ योर सॉलिड स्टेट। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन किसका, सॉलिड स्टेट का। अब सॉलिड स्टेट में हम लोग जितना कर चुके हैं हम सभी उस चीज को क्लब करने वाले हैं कि जो जो आप लोगों ने किया उस चीज को हम लोग क्लब करें, हम लोग कहां से शुरू हुए और कहां पर खत्म हुए। नो डाउट कि व्हेन वी इनिशियली स्टार्टेड द चैप्टर वी स्टार्टेड विद यूनिट सेल, राइट। हम लोग यूनिट सेल से स्टार्ट होते हुए गए। यूनिट सेल से हम लोगों ने क्या समझा, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल के बारे में समझा, कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में समझा, किस कोई एलिमेंट, कोई एटम, कोई स्फीयर, कोई मॉलिक्यूल किसी कॉर्नर पे पड़ा हुआ तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, फेस सेंटर कंट्रीब्यूशन क्या है, बॉडी में कंट्रीब्यूशन क्या है, ऑल अदर थिंग्स। ये हमारा फर्स्ट हाफ था जब हम लोगों ने स्टार्ट किया। मैंने फर्स्ट हाफ वाले दिन भी बताया था कि दिस इज द कोर पार्ट ऑफ द चैप्टर एंड स्टिल दैट इज द कोर पार्ट ऑफ द चैप्टर। इसी के अराउंड पूरा चैप्टर जो है वो रिवॉल्व करेगा। इस पार्ट के फर्स्ट हाफ में हमारे पास क्या आएगा, स्टार्ट करते हम लोग सॉलिड से कि सॉलिड्स हैं क्या, और सेकेंड हाफ में हम लोग खत्म करते हैं कहां पर, उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर, राइट। वी विल बी फिनिशिंग एट देयर इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से कर चुके हैं वो क्या था हम लोगों ने जो पढ़ लिया है अभी तक। अगर आप लोगों को याद हो तो स्टार्ट किया जब हम लोगों ने सॉलिड स्टेट के काइंड ऑफ फ्लो चार्ट, अगर आप उसका देखते हैं तो फ्लो चार्ट में हमारे पास क्या है, सॉलिड स्टेट स्टार्ट होता है हमारे पास डेफिनेशन ऑफ सॉलिड स्टेट से। आई होप सबको डेफिनेशन ऑफ सॉलिड स्टेट क्लियर है, ठीक है। हम लोग को पता है कि सॉलिड्स क्या होते हैं। हम लोगों ने इनिशियली कहां से पढ़ा, हम लोगों ने स्टार्ट किया दो अपोजिंग फोर्सेस से। हम लोगों ने कहा कि हम लोगों को दो अपोजिंग फोर्सेस याद रहनी चाहिए। कौन कौन सी दो अपोजिंग फोर्सेस थी, एक हमारे पास आया इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड द सेकंड थिंग वाज, फर्स्ट वाज योर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। हम लोगों ने बात को स्टार्ट किया इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से, और दूसरी थी हमारे पास, यस, दूसरा क्या था आप लोगों के पास, यस, दूसरा हम लोगों ने बात करा थर्मल एनर्जी का। तो हम लोगों ने इन दोनों वर्ड से इस टॉपिक को शुरू करा। बेसिक डेफिनेशन सभी को आती है, बेसिक डेफिनेशन सभी को सॉलिड्स की आती है कि व्हाट आर सॉलिड्स। सॉलिड्स आर those compounds which have definite shape and definite volume and the constant particles are very closely packed and they cannot be further compressed more, they cannot be more compressed, ठीक है, and they can only vibrate on their mean position, ठीक है। वो सिर्फ अपने mean position के अराउंड वाइब्रेट कर सकते हैं, हम लोग उनको और कंप्रेस नहीं कर सकते, they are already compressed to the max, ठीक है, and the constant particles are very closely packed and they have very strong force of attraction between them. This we have already studied, ठीक है, in your 6th 7th class as well, और आप लोगों ने 9th क्लास में भी इसका एक बार डेफिनेशन पढ़ा हुआ है, राइट। उसके बाद हम लोग इन दो बातों पे आ जाते हैं कि अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है तो स्टेट्स ऑफ मैटर कैसे चेंज करती हैं, मैटर की स्टेट्स कैसे चेंज करती हैं। अगर हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ेंगी तो गैस से हम लोग कहां जाएंगे, गैसेस से हम लोग जाएंगे किसकी ओर, लिक्विड्स की ओर, और लिक्विड से हम लोग किस ओर जाएंगे, सॉलिड्स की ओर, ठीक है। आज हम लोग सिर्फ बोर्ड कवर कर रहे हैं, एक बार सारा थॉरोली बोर्ड का टॉपिक आप लोग कवर कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सिर्फ कंपटीशन की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो आज सिर्फ बोर्ड कवर करेंगे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, अगर हमारी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है तो ये गैसेस से लिक्विड बनेंगे, लिक्विड से क्या बनेंगे, सॉलिड बनेंगे। और अगर आप लोगों की थर्मल एनर्जी बढ़ती है तो क्या ये ट्रेंड रिवर्स हो जाता था, तो क्या होगा, सॉलिड से कहां जाएंगे हम लोग, लिक्विड की ओर, और लिक्विड से आप लोग कहां जाएंगे, गैसेस की ओर, ठीक हो गया भाई। तो ये फर्स्ट हमारी क्लासिफिकेशन थी। देन वी मूव्ड ऑन टू द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। हम लोगों ने क्लासिफाई किया सॉलिड को, और हम लोगों ने बोला कि हम लोग क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं सॉलिड को। यस, किसी को याद है कि हम लोगों ने सॉलिड को कैसे क्लासिफाई किया था, वी क्लासिफाई सॉलिड एज क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। हम लोगों ने बोला कि क्रिस्टलाइन क्या है और अमॉर्फस क्या है, हम लोगों ने उनके डिफरेंस के बारे में पढ़ा। बेसिक डिफरेंस क्या था हमारे पास, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है हम लोगों ने बोला कि हम लोग दो तरह की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे सॉलिड्स की। ब्रीफ अगर हम क्लासिफाई करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम लोगों ने क्या कहा कि दे हैव ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, ठीक है, रेगुलर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होगा, और इनका क्या होता है, नो रेगुलर अरेंजमेंट और इररेगुलर अरेंजमेंट। यहाँ पर हम लोगों ने क्या बोला था कि दे विल बी हैविंग इररेगुलर अरेंजमेंट। और क्या पढ़ा हम लोगों ने, याद है किसी को, और हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर आप लोग इनके बारे में बात करते हो तो हम लोगों ने बोला कि दे हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन इनका क्या था, नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ये क्या करते थे, धीरे धीरे मेल्ट करते बेटा, नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इसके बाद हम लोगों ने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी है, दैट इज योर लॉन्ग रेंज ऑर्डर। यहाँ पर हम लोगों ने बोला कि दे विल बी हैविंग लॉन्ग रेंज ऑर्डर, और इनका क्या था, शॉर्ट रेंज ऑर्डर।
वेरी गुड, दिस इज शॉर्ट रेंज ऑर्डर। क्या कोई मतलब समझा पाएगा? लॉन्ग रेंज ऑर्डर और शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब क्या था हमारे पास? इफ वी क्लासीफाई लॉन्ग रेंज ऑर्डर, क्लासिफिकेशन से लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या था कि ये ऑर्डर काफी लंबे समय तक एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। दैट मींस कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट है वो है ए के बाद बी आ रहा है, तो ए के बाद बी, ए के बाद बी, ए के बाद बी, ए के बाद बी थ्रू आउट, ठीक है, क्रिस्टल में रहेगा काफी लंबे समय तक ऐसा आता रहेगा, तो उसको क्या बोला जाएगा? लॉन्ग रेंज ऑर्डर। कौन सा सॉलिड होगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। लेकिन क्या अमॉर्फस सॉलिड में ऐसा होता है? नहीं। अमॉर्फस सॉलिड में भी वो ऑर्डर को किसी हद तक, कहीं किसी पार्ट तक उस ऑर्डर को अपनाया जाता है, लेकिन आफ्टर दैट उस ऑर्डर को अपनाया नहीं जाता। दैट इज व्हाई दैट इज कॉल्ड कि दे हैव शार्प, दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी और जिसमें आप लोगों को कई बार आप लोगों को 2-3 प्रॉपर्टीज में क्या आएगा, आप लोगों को क्लैशेस भी आते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स भी आएंगी। वो एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, वो प्रॉपर्टी कौन सी है? कौन बताने वाला है? वेरी गुड। और इसके ऊपर क्वेश्चन भी जरूर आता है, ये भी बात पक्की है कि इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है। और वो प्रॉपर्टी कौन सी है हमारे पास? आइसोट्रोपिक एंड एनआइसोट्रोपिक। सब बताइए, रेज योर हैंड, कोई बताएगा इसमें से कौन आइसोट्रोपिक और कौन एनआइसोट्रोपिक है? यस, वेरी गुड, गुड, यू कैन रेज योर हैंड्स। यस आकांक्षा, क्या अमॉर्फस आइसोट्रोपिक है? क्या अमॉर्फस आइसोट्रोपिक है? अमॉर्फस होते हैं आइसोट्रोपिक, ठीक है भाई। और क्या ये होते हैं? ये क्या है? एनआइसोट्रोपिक, ठीक है। अब हम लोग आइसोट्रोपिक और एनआइसोट्रोपिक की क्लासिफिकेशन क्या कर रहे हैं? कंपाउंड्स विच विल बी हैविंग सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है, जिनकी सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शंस हैं, दे विल बी क्लासिफाइड एज अमॉर्फस सॉलिड्स। उनको क्या बोलेंगे? अमॉर्फस सॉलिड। और जिनकी सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं है उनको क्या बोला जाएगा? इनको क्या बोला जाएगा? उधर से निकलो भैया, बेटा रास्ता दो, भाई इधर आ जाओ, इनको रास्ता दो, बस ध्यान से हिलाना मत सोचो कुछ। जिनकी सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी दे विल बी क्लासिफाइड, इधर आ जाओ भाई, यहीं आ जाओ भाई, बैठो, अच्छा दिखेगा, मैं हूं तेरे पास। अगर सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी इन ऑल डायरेक्शन दे विल बी टर्म्ड एज आइसोट्रोपिक। अगर डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी दे विल बी टर्म्ड एज। अब वो प्रॉपर्टी कौन कौन सी है? एक्चुअल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक प्रॉपर्टी है जिसके लिए बच्चों को ना बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया हमारे पास उसकी कंडक्टिविटी हो गई, ठीक है, ये 2-3 प्रॉपर्टीज हमारे पास आती हैं। हम लोगों को एक्चुअली देखना क्या है कि जो हमारे पास सॉलिड गिवन है क्या उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट डायरेक्शन में जाकर चेंज हो रहा है? जहां उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या उसकी डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी है? किसी सॉलिड के लिए अगर डिफरेंट प्रॉपर्टी आ रही है तो वो क्या कंसिडर किया जाएगा? फिर किस कैटेगरी में आ जाएगा? वो क्रिस्टलाइन में आ जाएगा। और अगर सेम रह रही है तो अमॉर्फस। तो ये वर्ड दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे, एनआइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक। याद रखिएगा, ये क्यों कंफ्यूज होता है कि हम लोग सोचते ये हैं, हमारा मिसकंसेप्शन ये बन जाता है या हमारे को ऐसा लगता है कि ऐसा होगा कि जो हमारे पास अमॉर्फस है वो एनआइसोट्रोपिक होंगे, ऐसा फील आता है अंदर से, पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्रिस्टलाइन जो होंगे दे विल बी एनाइसोट्रोपिक, दे विल बी हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ये आप लोगों को यहाँ पर लिख लेना है एक साइड पर, डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस। अगर कोई किसी का डाउट आए तो जस्ट राइट इट डाउन योर डाउट्स, इसके बाद डाउट्स पे लेंगे, बंद करके कैमरा एक बार डाउट्स ले लेंगे सभी के। सो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, यहाँ पर क्या आएगा? सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शंस। और हम लोगों ने बात किया था इसके, यहाँ पर एक और बात की थी, याद कीजिए, हाँ, क्लीवेज प्रॉपर्टी के बारे में बात किया था कि अगर अमॉर्फस सॉलिड तो वो क्या देगी हमने? क्लीन क्लीवेज, दे विल बी गिविंग अ क्लीन क्लीवेज टू अस, ठीक है। और अगर हुआ हमारे पास अमॉर्फस तो रफ क्लीवेज देगा वो, जहां क्लीन क्लीवेज नहीं देगा। एक और प्रॉपर्टी दैट इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अगर आप एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोगों ने एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन में भी पढ़ा था, और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सोचो, मोबाइल छोड़ दे भाई, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अगर याद आ जाए तो बताइए, क्या पढ़ा था बताइए। अगर आप उसके बारे में बात करें, हम लोगों को बोला था जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे दे विल बी हैविंग डेफिनेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, क्योंकि उनका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट है ना, तो दे विल बी गिविंग अ डेफिनेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। जबकि अगर हम अमॉर्फस सॉलिड के बारे में बात कर रहे हैं तो दे विल नॉट बी गिविंग अस
दे विल नॉट बी गिविंग अस डेफिनेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक हो गया भाई? अब ये सारी प्रॉपर्टीज आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। पहले आया हमारे पास नेचर ऑफ अरेंजमेंट, दे हैव अ डेफिनेट रेगुलर अरेंजमेंट, अ कांस्टेंट पार्टिकल इन स्पेस, और वहां पर क्या था, डेफिनेट रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है। शेप की बात करें तो डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक शेप होगी, वहां पर डेफिनेट शेप नहीं है, इर्रेगुलर शेप आ जाएगी हमारे पास। नेचर, दे आर टू सॉलिड, इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन आया था, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं। ठीक है, कि जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, ठीक है, जो मुझे फर्स्ट टाइम लेक्चर सुनते हुए जरा ध्यान देना, हो सकता है कि उनको पूरा समझ ना आए क्योंकि उन्होंने पहले मिस किया ये चीज, तो एक से दूसरी बार जब आप देखोगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। ठीक है, सुनने की कोशिश कीजिएगा। तो अगर हम लोग बात करें इनकी नेचर के बारे में, अगर हम लोग इनकी नेचर के बारे में बात करते हैं तो हम लोगों ने बोला कि दीज आर टू सॉलिड्स। ठीक है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं दे आर कंसीडर्ड टू सॉलिड्स बिकॉज वो सॉलिड की सारी प्रॉपर्टीज को ओबे कर रहे हैं। ठीक है, डेफिनेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, रेगुलर अरेंजमेंट है हमारे पास। जो हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड्स हैं वो ऑर्डर अरेंजमेंट ऑक्यूपाई करते हैं, लेकिन सिर्फ शॉर्ट रेंज के लिए, ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं करते। सो दे आर नॉट कंसीडर्ड एज टू सॉलिड, दे आर कंसीडर्ड एज pseudo solids, or they are considered as super cooled liquids. They are considered as super cooled liquids, or they are considered as pseudo solids. किसी हद तक वो सॉलिड्स रहते हैं लेकिन एक्चुअल में वो सॉलिड्स नहीं है। और इसके ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन क्या आता है कि जो हमारे पास पुरानी बिल्डिंग्स है, पुरानी बिल्डिंग्स हैं, ओल्ड बिल्डिंग्स हैं हमारे पास, उनके जो हमारे पास शीशे हैं या पैन, हमारे पास बात करें विंडोज हैं हमारे पास, उनमें हम लोग देखेंगे तो वहां पर उनके साउंड आती है बहुत ज्यादा। ठीक है, मैंने एग्जांपल दिया था कि खड़क सिंह के खड़कने से खिड़कती हैं खिड़कियां, वो खिड़कियां खड़कती हैं पुरानी बिल्डिंग में। राजस्थान वगैरह चले जाओ अगर आप लोग, ठीक है, जयपुर वगैरह जाओ, वहां पर इन एरियाज में बड़े पुराने महल बने हुए, अभी भी 4 साल पुराने बिल्डिंग पड़ी है वहां पर, 300-400 साल पुरानी बिल्डिंग। तो अगर आप उनको देखोगे तो वहां पर जब हवा चलती है ना तो बहुत खड़खड़ खड़खड़ होती है। हमारे घरों में इतनी खड़खड़ नहीं होती क्योंकि हमारे घर किसी के 10 साल पुराना, किसी का 15 साल पुराना, किसी का 20 साल पुराना घर है। वो होता क्यों है, हम लोगों ने बोला था कि दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड। ठीक है, सॉलिड लिक्विड कैन बी कंसीडर्ड एज फ्लूइड। ठीक है, यहाँ पर हम लोग उनको एज अ फ्लूइड की प्रॉपर्टी उनमें आ जाती है, और वो क्या प्रॉपर्टी है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट ट्रू सॉलिड्स। जो हमारे पास ग्लास है दैट इज नॉट अ ट्रू सॉलिड। ग्लास एक ट्रू सॉलिड नहीं है, उसके पास एक प्रॉपर्टी है फ्लो करने की, चाहे वो बहुत ही ज्यादा स्लो है, बहुत ही ज्यादा स्लो है कि यानी कि 1-2-3 सालों में वो सिर्फ इतना का फ्लो करेगा, सिर्फ पिद्दा सा सिर्फ, लेकिन वो करेगा, जितना भी धीरे क्यों ना करेगा लेकिन करेगा। जिस कारण से 300-400 सालों में क्या होता है कि जो ग्लास है वो ऊपर, अगर आप लोगों ने कोई विंडो आप लोगों की लगा है तो उस विंडो में ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, ये जो आप लोगों की जहां पर वो ग्लास को फिट किया जाएगा, जैसे ये आप लोगों को जगह नजर आ रही है ना बेटा, तो जैसे ये नीचे आप लोगों को जगह नजर आ रही है, इसका तो साइज चेंज होने वाला नहीं, वो तो साइज उतना ही रहेगा, लेकिन जो ऊपर वाली साइड पर ग्लास की विड्थ थी, जो उसका हमारे पास मोटाई थी, वो मोटाई धीरे धीरे कम हो जाएगी क्योंकि वो ग्लास फ्लो करेगा नीचे की ओर, तो नीचे से वो थिक हो जाएगा, ऊपर से वो क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा। इसलिए जब हवा चलेगी तो ऊपर से वो खड़कने लग जाएगा, तो इसीलिए खड़क सिंह के खड़कने से खिड़कती हैं खिड़कियां। ठीक है, टंग ट्विस्टर, तो ये आप लोग याद रखेंगे। देन हम लोग बाकी एवरीथिंग वी हैव ऑलरेडी रेड। ठीक है, रिजिडिटी के बारे में किसी बच्चे ने कल पूछा था, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर रिजिड एंड देयर शेप्स आर नॉट डिस्टॉर्टेड बाय माइल्ड डिस्टॉर्टिंग फोर्स। अगर मेरे पास ये टेबल है तो इसके ऊपर खड़ा होकर मान लीजिए हमारा हार्दिक कहते हैं कि मैं डांस करना चाहता हूँ, तो ये टेबल रहेगा। ठीक है, ये टेबल सोफा तो बन नहीं जाएगा। ठीक है, इसकी शेप माइल्ड प्रेशर डालने से या माइल्ड डिस्टॉर्टिंग फोर्स लगाने से चेंज नहीं होने वाली। हाँ, अगर अमॉर्फस सॉलिड है तो अगर आप उसको पुश करोगे तो उसकी शेप क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जिनकी जल्दी चेंज हो जाएगी, कुछ ऐसे होंगे जिनकी जल्दी चेंज नहीं होगी, लेकिन उनकी चेंज होना हो सकती है, इनकी चेंज नहीं होती। ठीक है, जो ट्रू सॉलिड है, अमॉर्फस सॉलिड्स आर नॉट रिजिड, दे कैन बी डिस्टॉर्टेड बाय बेंडिंग और अप्लाइंग कंप्रेसिव फोर्स। कर सकते हो आप। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब ये पहला क्लासिफिकेशन है। जब भी आप लोग किसी स्कूल में टेस्ट देने बैठोगे, जब भी आप लोग कहीं पर टेस्ट देने बैठोगे, जहां पेपर देने बैठ रहे हो, तो सबसे पहले आप लोगों को ये चार्ट आने चाहिए फॉर बोर्ड्स के लिए। इसके बाहर जाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। एनसीईआरटी पढ़ लो अच्छे से, और अगर किसी चीज में कंट्राडिक्शन है तो जस्ट फॉलो दी एनसीईआरटी। जैसे फाइबर ग्लास, ठीक है, तो फाइबर ग्लास को अमॉर्फस सॉलिड में कैटेगरी में रखा गया है एनसीईआरटी में, तो हम लोगों को उसको फाइबर ग्लास को अमॉर्फस की कैटेगरी में ही रखना है। हम लोग कभी भी एनसीईआरटी को कंट्राडिक्ट नहीं करेंगे, वी कांट चैलेंज एनसीईआरटी। तो हम लोग किसी इधर आ जाओ बेटा, इधर के साथ आ जाओ, अच्छा आ जाओ। तो हम लोग एनसीईआरटी को चैलेंज नहीं कर सकते कभी भी। गॉट इट एवरीवन? तो हम लोग जो उसमें मेंशन है, मान लो अगर किसी टॉपिक में, और दिस इज XYZ, मैं सिर्फ फाइबर ग्लास की बात नहीं कर रहा, आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ फाइबर ग्लास। कोई और चीज आ जाए आप लोगों को, अगर आप लोगों को किसी दूसरी बुक में कंट्राडिक्शन नजर आ रही है, तो गो टू एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी में लिखा है, वी हैव टू फॉलो दिस। गॉट इट एवरीवन? चला जाए आगे। तो पहले इसके लिए एनसीईआरटी स्ट्रॉन्ग करो, जितना स्ट्रॉन्ग करोगे अपना एनसीईआरटी, उतना आप लोगों का बोर्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। कंपटीशन के लिए वी हैव टू स्टडी मेनी थिंग्स।
ठीक है, उसके लिए बहुत कुछ है करने के लिए। पहले बोर्ड को स्ट्रॉन्ग करो अपना, जितना अच्छे से बनाओगे उतना अच्छा, ठीक है। इजी क्वेश्चन निकालने सीख लो पहले सारे। तो उसमें हमारे पास ये पहला चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट रहेगा। इस चैप्टर के चार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो पहला चार्ट ये इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद दूसरा चार्ट हमारे पास आ जाता है, अगर हम दूसरे चार्ट के बारे में बात करते हैं, दैट इज योर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड योर, किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर क्लासीफाई कर रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को, तो बेसिकली हम लोगों ने क्रिस्टलाइन सॉलिड को कैटेगराइज किया 4 तरह के सॉलिड्स में, और ये इंपॉर्टेंट है। और चारों वर्ड आप लोगों को आने चाहिए, इनके बिना आप लोगों का गुजारा नहीं है। और इनके ऊपर क्वेश्चन आने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आने हैं, बार बार आने हैं, आप लोग उनसे बच नहीं पाओगे, ठीक है। मैं बार बार कहता हूं कि इन चीजों को पढ़ो, बिना पढ़े आप लोगों का गुजारा नहीं होगा बेटा। और एक और चीज, सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चन करने से हमेशा नंबर नहीं आते। आप लोगों को हर तरह का क्वेश्चन करना है, डिफिकल्ट भी करने हैं और इजी भी करने हैं। एडजस्ट हो जाओ बेटा, इनके साथ बैठ कर। आज मुझे लग रहा है येलो डे है, हम सारे येलो येलो हैं, ठीक है। बैग उठा लो बेटा। चलिए, अब हम लोग अगर क्लासीफाई कर रहे हैं सॉलिड्स को, कौन से सॉलिड को, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को, तो हम लोगों ने क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्लासीफाई किया किस तरह से। और आप लोग डायरेक्टली क्वेश्चन देखोगे ऐसे, डायरेक्ट क्वेश्चन। मैं नहीं कहता कि कल वाले टेस्ट में नहीं, कल वाले टेस्ट में भी आएंगे और किसी भी टेस्ट में आएंगे डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। और ऐसे ही आते हैं। कौन कौन से सॉलिड थे हमारे पास? नंबर 1 हम लोगों ने कौन सा सॉलिड किया? हम लोगों ने बोला कि हमारे पास कौन कौन से सॉलिड है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, वी कैन टॉक अबाउट मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, वी कैन टॉक अबाउट आयनिक सॉलिड्स, वी कैन टॉक अबाउट आयनिक सॉलिड्स के बारे में बात कर सकते हो। और आप लोग इनके बारे में बात कर सकते हो, यू कैन टॉक अबाउट मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर कर लिया, वेरी गुड। तो फिर कौन सा करें? मेटालिक कर लेते हैं, मेटालिक सॉलिड्स। और कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। तो ये 4 तरह की क्लासिफिकेशन है। और इन 4 मीनाक्षी जगह दो, बैठाइए। सो हमारे पास क्या आया? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में अगर हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं तो वी आर क्लासिफाइंग देम एज यस मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड और मेटालिक सॉलिड। लोगों को लगता है कि यार ये चीजें नहीं आती पेपर में। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये चीजें पेपर में आती थी, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे ऐसे, ठीक है। और ये इजी पार्ट, इनको आप लोग छोड़ नहीं सकते, ठीक है। इसमें आप लोगों को याद करना पड़ता है, नो डाउट इसमें याद करना पड़ता है। कोई चीजों में कॉन्सेप्ट लगते हैं, कुछ चीजों में आप लोगों को याद करना पड़ता है। यहाँ पर आप लोगों को याद करना पड़ेगा, तो याद करने से भागिए नहीं, क्योंकि सीधे नंबर है। आयनिक सॉलिड्स की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने आयनिक सॉलिड में क्या पढ़ा था कि आयनिक सॉलिड में हमारे पास कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में बात करें तो हम लोगों ने मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को फर्दर क्लासीफाई किया। किसी को याद है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड को फर्दर कैसे क्लासीफाई किया गया था? रेज योर हैंड्स कीपिंग द शटर ऑफ योर माउथ शट, जस्ट रेज योर हैंड कीपिंग द शटर ऑफ योर माउथ शट। कि अगर हम लोग मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को क्लासीफाई करते तो कैसे कैसे क्लासीफाई कर चुके हम लोग? यस हार्दिक, हम लोगों ने बोला कि सबसे पहले हमारे पास आए नॉन पोलर सॉलिड्स, और हमारे पास क्या, जो मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर होंगे। फिर हम लोगों के पास कौन से आए? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जिनमें क्या है हमारे पास? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक हो गया। नॉन पोलर में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि नॉन पोलर में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो कौन सी होगी हमारे पास? ठीक है, लंडन फोर्सेस होंगी हमारे पास, ठीक है। लंडन फोर्सेस लिख दीजिए आप लोग, डिस्पर्शन फोर्सेस लिख दीजिए आप लोग उसको, और इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस लिख दीजिए, ठीक है। ये सारी है लंडन फोर्सेस ही, ठीक है। लंडन फोर्सेस और डिस्पर्शन फोर्सेस, ठीक है। और इसमें भी अगर हम इसको स्पेशली क्लासीफाई करना है आप लोगों को, तो हम लोग इसको स्पेशली क्लासीफाई करके लिख सकते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। और यहां पर हम लोगों ने क्या बोला था? पोलर में डाइपोल फोर्सेस। पोलर का मतलब यहां पर आयनिक कंपाउंड नहीं है, ये याद रखना। आयनिक कंपाउंड इस कैटेगरी में आएंगे, यहां पर जिनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ये वो है यहां पर। तो यहां पर कौन से आ जाएंगे? जिनमें डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। और यहां पर कौन सी आप लोगों को पता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पर कौन सी होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक हो गया भाई। अब उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा कि यहां पर एग्जांपल्स कौन कौन सी आएंगी, ये एग्जांपल्स आप लोगों को याद रहनी चाहिए। इसके ऊपर हमारे पास एग्जांपल के ऊपर चार्ट था, ठीक है। हमारे पास अगर इंड्यूस्ड डाइपोल है तो वो कैसे बनेगा? जब हमारे पास होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। कौन से मॉलिक्यूल है? होमोटॉमिक मॉलिक्यूल, या फिर ऐसे मॉलिक्यूल है जिनकी डाइपोल मोमेंट क्या है?
जिनका डायपोल मोमेंट क्या है 0। तो यहाँ पर हमारे पास दो तरह के मॉलिक्यूल आए, एक आए हमारे पास तीन तरह के रादर आते हैं, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल आएंगे और वो मॉलिक्यूल आएंगे जिनका डायपोल मोमेंट 0 है, और हमारे पास आएंगी नोबल गैसेस। ठीक है, ये सारे इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। और इन्हीं में हम लोगों ने एग्जांपल लिखी, अगर आप लोगों को याद हो, H2 आ गया, N2 आ गया, O2 आ गया, डायपोल मोमेंट 0 वाले CCl4 आ गया। ठीक है, नोबल गैसेस हमारे पास क्या आ गया, आर्गन आ गया, हमारे पास न्यून आ गया, हमारे पास ये आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर? गो थ्रू योर चार्ट। आप लोगों की एनसीईआरटी में जो एग्जांपल, ठीक है, हाँ जी, गैसेस भी इसी कैटेगरी में आएंगी। दीज कैटेगरी गैसेस विल आल्सो फॉल इन दिस कैटेगरी ओनली, कि जब ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में आती हैं, अगर हम लोग उसको प्रेशर लगाते हैं या टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन को चेंज करते हैं, जब ये सॉलिड्स की फॉर्म में आएंगी, दे कैन बी चेंज टू सॉलिड फॉर्म, तो ये इस फॉर्म में आएंगी, दे विल बी कैटेगराइज्ड इनटू दिस कैटेगरी, मॉलिक्यूलर सॉलिड की कैटेगरी में आएंगी। ठीक हो गया भाई? ठीक, इतना क्लियर? अब इसके बाद डायपोल डायपोल इंटरेक्शन आ जाएगा हमारे पास। डायपोल इंटरेक्शन हम लोगों ने पढ़ा, मान लीजिए मेरे पास कौन आया, HCl आया, और दूसरा मॉलिक्यूल भी किसका आया, HCl का आया। अब दिस इज नॉट एन आयनिक कंपाउंड, ये कौन सा कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड है। यहाँ पर जो कोवलेंट कंपाउंड होगा उसके ऊपर यहाँ पर कौन सा चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पर कौन सा चार्ज, डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पर कौन सा चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव। अब अगर ये आयनिक सॉलिड होता तो आयनिक सॉलिड में हमारे पास एग्जाम्पल आता है NaCl का। आयनिक सॉलिड में हमारे पास एग्जाम्पल कौन सा आता भाई, NaCl का एग्जाम्पल आता। और NaCl में यहाँ पर पूरा पॉजिटिव, यहाँ पर पूरा नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर क्या है, टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव। ठीक है, टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर हो गया? डन? चले आ जाए आगे। मैं इसके बाद रिपीट नहीं करूंगा बेटा, दिस इज डन। इसके बाद ये टॉपिक रिपीट नहीं होगा, अगर आप मिस करते हो तो योर टॉपिक इज मिस। ठीक है, आई नॉट बी रिपीटिंग दिस। चलिए, अब इसके बाद आया मेरे पास आयनिक सॉलिड्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉलिड। कहां से एग्जांपल दोगे, रीजन हैंड्स? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एग्जांपल कौन देने वाला है, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स। यस मुकुल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और, ठीक है, हम लोग इसके ले रहे हैं जो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए बाद में। ठीक है, हम लोग ज्यादातर एग्जांपल लेंगे, यहाँ पर कौन कौन से लेंगे बताओ? वाटर ले लो आप लोग, वाटर H2 ही होता है। ठीक है, H2O इन दी फॉर्म ऑफ, जब H2 आएगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर आइस बन जाएगा। H2 क्या बन जाएगा, इन दी फॉर्म ऑफ आइस। और सॉलिड H2O ले ले हम लोग। ठीक है, जैसे भाई साहब ने क्या बोला, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, पैरा नाइट्रोफिनॉल, उनमें भी क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, पैरा में एक में इंटर, एक में इंट्रा, ऑर्थ में आ जाएगी इंट्रा और पैरा में आ जाएगी इंटर। ठीक हो गया? उसके बाद वी मूव टुवर्ड्स आयनिक सॉलिड्स। जब हम आयनिक सॉलिड्स की ओर मूव करते हैं तो आयनिक सॉलिड में कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कौन बताने वाला है? दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पर कोलम्बिक फोर्सेस लगती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है हमारे पास। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे आप लोगों ने ले लिया NaCl। अब ये क्या होते हैं, दीज आर वेरी हार्ड बट ब्रिटल। ठीक है, ये हार्ड होंगे और ब्रिटल होंगे। ठीक है, आयनिक सॉलिड जो हमारे पास होते हैं, और ये आप लोगों को इनकी प्रॉपर्टीज को याद करना पड़ेगा। जैसे ये वाली प्रॉपर्टी है, ये सॉफ्ट है, ये भी सॉफ्ट है, ये थोड़े हार्ड होंगे। ठीक है, ये सॉफ्ट, ये हार्ड होंगे। इनके मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पढ़ें तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बड़ा लेस होता है, लेस होगा, लेस इसका भी होता है, तीनों का लेस होता है। ठीक है, कैटेगरी में आ जाएगा कि उनकी कैटेगरी क्या है, वेदर दे आर कंडक्टर्स और दे आर इंसुलेटर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पढ़नी है आप लोगों को इनकी। तो मूविंग फॉरवर्ड अगर हम बात करें तो इनडायरेक्टली आप लोगों को पढ़ना क्या है, इनडायरेक्टली आप लोगों को ये सारा चार्ट इसके बारे में आना चाहिए। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस कंप्लीट चार्ट। और अगर ये चार्ट आप लोगों ने याद किया, मैं आप लोगों को रिटर्न में देता हूं, ये चार्ट्स आप लोग याद कीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, किसी इधर उधर से क्वेश्चन नहीं आता। 99% केसेस में जब आप लोग बोर्ड में अपेयर होंगे, ठीक है, तो बोर्ड में जो आप लोगों को क्वेश्चन आएंगे वो एनसीईआरटी में से ही आएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी का जो टॉपिक है उसको अच्छे से अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो आप लोग सब कुछ क्लियर कर पाओगे। उसी को बस अच्छे से करो, उसको जितना एनहांस कर सकोगे उनके क्वेश्चंस के लेवल को, तो उतना अच्छा। ठीक है, हाँ, कंपटीशन के लिए तो आप लोगों को बहुत कुछ करना पड़ना भी, वो तो स्टार्ट है, ये स्टार्ट है बस आप लोगों का। इसमें हम लोग बाइंडिंग फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, आयनिक सॉलिड्स के बारे में। देखो कांस्टेंट पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, कैटायन और अनायन है। ठीक है, हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड आएंगे तो वहां पर कौन से आ जाएंगे, एटम्स आ जाएंगे। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। मेटालिक सॉलिड्स में कौन से आ जाते हैं, बता चुका मैं ऑलरेडी आप लोगों को। वहां पर क्या आएंगे, वहां पर आएंगे कर्नल्स, पॉजिटिव चार्ज कर्नल्स एंड इलेक्ट्रॉन। हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन सी मॉडल के बारे में पढ़ा है, उसमें वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। उसमें हमारे पास क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल में हम लोग पढ़ते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें बनती है, इलेक्ट्रॉन्स में और पॉजिटिव चार्ज कर्नल्स में। तो ये कुछ चीजें जो आप लोगों को याद करनी है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा।
देन मूविंग फॉरवर्ड बाइंडिंग फोर्स, मैंने अभी बताया कि आयनिक सॉल्वेंट में बाइंडिंग फोर्स कौन कौन सा आप लोगों के पास, आप खुद सोचिए ना, आयनिक बॉन्ड में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अगर आप लोग कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में बात करते हैं तो वहां पर कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वहां पर कोवेलेंट बॉन्डिंग आ जाएगी। और अगर मैं इनमें से बात करूं, हम लोग अगर बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, डिस्पर्शन फोर्सेस जिनको लंडन फोर्सेस बोल रहे हो, उसी में हमारे पास डाइपर डाइपर इंटरेक्शन आएगा, उसी में हमारे पास क्या आएगी, हार्ड बॉन्डिंग आ जाएगी। अगर फिजिकल नेचर की बात करो तो आयनिक सॉलिड्स क्या होने वाले हैं, दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। जो हमारे पास कोवेलेंट सॉलिड है वो क्या है, हार्ड है, और जो हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड है दे आर जनरली सॉफ्ट, और जो हमारे पास मेटालिक सॉलिड है दे आर हार्ड बट malleable and ductile। Now what do you mean by malleable and ductile? अगर हमारे पास मेटालिक सॉलिड है और वो क्या है, दे आर malleable and ductile। What is malleable and ductile? Which can be drawn into sheets and things. Which can be drawn into, which can be broken into, which can be, हम लोग उनको क्या कर सकते हैं, हम लोग को शीट्स में चेंज कर सकते हैं और वायर्स में चेंज कर सकते हैं सारे, ठीक है, वो सारे क्या है, मेटालिक सॉलिड्स। उसके बाद अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो आयनिक सॉलिड्स का अपने आप क्या होगा, वेरी हाई, कोवेलेंट सॉलिड्स का हाई रहेगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का रहेगा लो रहेगा, और मेटालिक सॉलिड का भी क्वाइट हाई रहता है, मॉडरेटली हाई बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है, ना लो है ना हाई, बहुत हाई है, मॉडरेटली हाई रहेगा, बल्कि मोर टुवर्ड्स हाई साइड। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करो तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर भी एक बार क्वेश्चन आया था। अगर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में बात करें, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में जो आयनिक सॉलिड्स हैं दे विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर सॉलिड स्टेट, वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं इन दी मोल्टन स्टेट और इन दी, ठीक है, मोल्टन स्टेट में आएंगे तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, अदरवाइज दे विल नॉट बी कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। और यदि फ्यूज स्टेट भी कई बार लिख दिया जाता है उसको, ये फ्यूज स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, इंस्टेड इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टेड इन दी मोल्टन और एक्वस और इन दी फ्यूज स्टेट। अब अगर आप लोग बात करो कोवेलेंट कंपाउंड्स की, तो कोवेलेंट कंपाउंड्स हमारे पास क्या है, इंसुलेटर्स है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट है नॉन मेटालिक कंपाउंड, ठीक है हमारे पास वो कोवेलेंट कंपाउंड, बट वो क्या है, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव है। हम बात कर चुके हैं कि उसकी इलेक्ट्रिसिटी का कारण क्या है, कि अगर हम लोग ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ग्रेफाइट में हम लोग देखेंगे कि वो 3 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें से जो 3 इलेक्ट्रॉन है उसके वो तो बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास क्या है, फ्रीली दूसरी लेयर के साथ अटैच होता है, दूसरी लेयर के साथ वो बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण, एक तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है और इनमें अंदर हम लोग अगर ग्रेफाइट के इंटरनल स्ट्रक्चर में जाएंगे तो वहां पर वी विल फाइंडिंग डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन एज वेल। उन डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण हम लोग कहते हैं कि ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होता है, ये क्या है, इलेक्ट्रिकली क्या है, कंडक्टिव है। एम आई क्लियर, डन। उसके बाद हम लोगों ने बात किया, अगर आप मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में बात करें तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर ऑल इंसुलेटर्स, जो मेटालिक सॉलिड दे आर कंडक्टर इन दी सॉलिड एज वेल इन दी मोल्टन स्टेट, ठीक है। ये क्वेश्चन आएंगे वहां पर, आप लोगों को बनकर क्वेश्चन आता है कंडक्टिविटी के ऊपर, ठीक है, आप लोगों की कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी के ऊपर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पर क्वेश्चन आएगा, नेचर के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि कौन हार्ड है कौन सॉफ्ट है, ठीक है, बनता है इन्हीं में से क्वेश्चन, ठीक है। देन वी मूव टुवर्ड्स देयर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, क्योंकि आयनिक सॉलिड है तो वेरी हाई एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अगर हमारे पास कोवेलेंट सॉलिड है, क्योंकि कोवेलेंट सॉलिड्स क्या होते हैं, नेटवर्क सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, और जायंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका बहुत बड़ा हमारे पास क्या होता है, हमारे पास उसकी जायंट बनता है, हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए उनका भी क्या होता है, हाई होता है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का वेरी हाई, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का क्या रहेगा, वेरी लो, और हमारे पास जो मेटालिक सॉलिड है दे विल बी फॉलोइंग दी मॉडरेट कैटेगरी। एग्जांपल्स के ऊपर भी क्वेश्चन बनेगा, इनके एग्जांपल आते हैं, और इसमें सबसे कॉमन एग्जांपल जो बच्चों को कंफ्यूज करती है वो किसकी है, SiO2 से अगर हमारे पास आ रहा है क्वार्ट्स, अगर SiO2 क्वार्ट्स फॉर्म में है तो वो किस कैटेगरी में आएगा, वो हमारे पास कहां चला जाता है, नेटवर्क सॉलिड में, वो चला जाएगा कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड में। और अगर मेरे पास आया SO2 सिलिका, ठीक है, जहां Si हमारे पास आ गया, क्वार्ट्स ग्लास आ गया, अगर आप लोगों के पास क्वार्ट्स ग्लास आ गया या सिलिका लिखा मिला तो वो किस कैटेगरी में चला जाएगा, वो अमॉर्फस सॉलिड की कैटेगरी में चला जाएगा, ठीक है, वो किसमें चला जाएगा, अमॉर्फस। और ये ही जो कंफ्यूजिंग चीजें होती हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है। अगर आप लोगों के पास आया SiO2, ठीक है, अगर आप लोगों के पास क्वार्ट्स लिखा है SiO2 तो वो नेटवर्क सॉलिड है, ठीक है, वो कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड। लेकिन अगर आप लोगों के पास आया क्या आया, क्वार्ट्स ग्लास आया या सिलिका लिखा मिला तो किसमें आएगा, अमॉर्फस में आ जाएगा, ठीक है। कार्बन और ग्रेफाइट के ऊपर मैंने बोला था कि आप लोगों को क्वेश्चन बनता है, डायमंड, ग्रेफाइट, क्वार्ट्स इज SiO2 ना, इसकी 2 फॉर्म्स है हमारे पास, अगर ग्लास फॉर्म में आया, ठीक है, हाँ जिसका नाम है, ठीक है। देन आया हमारे पास सिलिकॉन कार्बाइड, SiN, किसको और भी एग्जांपल दी थी मैंने आप लोगों को, कार्बोरेंडम, SiC आ जाए आप लोगों के पास, AlN आ जाए आप लोगों के पास, Bn आ जाए आप लोगों के पास,
BN आ गया, ALN आ गया, SiC आ गया आप लोगों के पास, दे ऑल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड। दे आर हैविंग अ जॉइंट स्ट्रक्चर। जॉइंट स्ट्रक्चर होने के कारण उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो सबसे हाई होता है, इवन आयनिक सॉलिड से भी हाई होता है। सबसे ज्यादा किनका होगा? कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट, उसके बाद आता है नेटवर्क सॉलिड्स का, सॉरी आयनिक सॉलिड्स का। कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड का सबसे ज्यादा आता है, उसके बाद किसका आता है? आयनिक सॉलिड्स का। तो अगर कंपैरिजन आ गया आप लोगों के पास किन किन में? कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड, आयनिक सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में, ठीक है, या कोवलेंट सॉलिड्स में, तो क्या लिखोगे आप लोग? सबसे ज्यादा कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड, उसके बाद आयनिक सॉलिड, उसके बाद मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। याद रहेगा। तो इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आ भी चुका है, ठीक है। फिर हम लोगों को हाइब्रिडेशन के ऊपर बताया था कि आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है हाइब्रिडेशन के ऊपर, कार्बन और ग्रेफाइट की हाइब्रिडेशन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। कार्बन का अगर हम बात करें तो कार्बन का हमारे पास क्या है हाइब्रिडेशन, कौन बताएगा? रेजर हैंड्स। और ये याद हो जाना चाहिए सभी को इतनी बार करके। कार्बन का हाइब्रिडेशन कौन बताएगा? इन डायमंड। कार्बन का हाइब्रिडेशन इन डायमंड की केस में क्या रहेगा? डायमंड और ग्रेफाइट की केस में दोनों के ऊपर क्वेश्चन आएगा। अर्पिता बोल बेटा। ग्रेफाइट में sp2 आएगा और डायमंड में क्या आ जाएगा? sp3 आ जाएगा। क्लियर हो गया? चला जाए आगे। श्योर। फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। When we move forward to this, इसके बाद जब हम लोग आगे मूव करेंगे तो हम लोग बात करना शुरू करते हैं कि अब हम लोग को पता लग गया कि सॉलिड किस किस कैटेगरी में हमारे पास है। अमॉर्फस सॉलिड है हमारे पास, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। यूजेस ऑफ अमॉर्फस सॉलिड हम लोग पढ़ चुके हैं कि अमॉर्फस सॉलिड को हम लोग कहां कहां पर यूज करते हैं। अमॉर्फस सॉलिड को बहुत जगह पर यूज किया जाता है नाउअडेज। बहुत ज्यादा ग्लास, इसका ग्लास का यूज होता है हमारे किचन में, हमारे लैब्स में, हमारे ऑफिस में, ठीक है। ग्लास का बहुत यूज होता है, तो अमॉर्फस सॉलिड वहां पर यूज है। प्लास्टिक का बहुत यूज हो रहा है, ठीक है। फाइबर का बड़ा यूज होता है, रबर का बड़ा यूज होता है। तो एक और क्लासिफिकेशन अगर आप लोग याद रख लें ना वहां पर, तो यहाँ पर ये आप लोगों को बहुत बार क्वेश्चन आएगा बेटा कि अगर आप लोगों को कहीं पर भी पॉलीमर नजर आ जाए कोई, अगर आप लोगों को कहीं पर पॉलीमर नजर आ रहा है तो पॉलीमर देखकर घबराइएगा नहीं। पॉलीमर जो होते हैं बेटा, ज्यादातर आप लोगों के पास जो पॉलीमर्स हैं दे ऑल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ अमॉर्फस सॉलिड्स। और पॉलीमर्स आप लोग वैसे तो आगे जाकर इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर ही पढ़ लोगे, सेकंड टर्म में हमारे पास इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है पॉलीमर्स के ऊपर। लेकिन फॉर द फैक्ट इस चैप्टर के लिए हम लोग कुछ को याद कर लेते हैं। जैसे पीवीसी आ गया, दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। कुछ एग्जांपल्स हम लोगों को याद हो जानी चाहिए। पी वर्ड यहाँ पर आ रहा है पॉली, वीसी स्टैंड फॉर विनाइल क्लोराइड। पीवीसी आ गया, PAN आ गया अगर आप लोगों को नजर आया, पॉलीथीन आ गया आप लोगों के पास, दिस PAN स्टैंड फॉर पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। आप लोगों को फुल फॉर्म अभी नहीं भी आएगा चलेगा, सिर्फ सुना हो, क्योंकि जब क्वेश्चन आए तो आप लोगों को पता हो हाँ यार ये चीज सुनी थी। ये फॉल करते हैं पॉलीमर्स की कैटेगरी में सारे। तो कौन कौन सा? PVC आ गया, PAN आ गया, पॉली आप लोगों के पास पॉलीअथीन आ गया, आप लोगों के पास पॉलीयूरेथीन आ गया, आपके पास क्या आ जाएगा और क्या आ सकता है आप लोगों के पास? बोलिए। आप लोगों के पास ब्यूना S आ जाए, ये सारी रबर की कैटेगरीज है। ब्यूना S आ जाए आप लोगों के पास, ब्यूना N आ जाए आप लोगों के पास, ठीक है। ये सारी किस कैटेगरी में आ जाएगी? रबर की कैटेगरी में। क्लोरोप्रीन आ जाए आप लोगों के पास, नियोप्रीन आ जाए आप लोगों के पास, ठीक है। क्लोरोप्रीन आ गया आप लोगों के पास, नियोप्रीन आ गया आप लोगों के पास। दे ऑल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ, इस कैटेगरी में फॉल करते हैं सारे पॉलीमर्स की केस में। ये रबर आ गए, ये रबर है तो पॉलीमर्स, ये भी ये रबर्स की कैटेगरी में आ जाएगा। ये सारे PVC, PAN, पॉलीथीन, पॉलीयूरेथीन। और कोई बात जिसको याद आते है तो बताओ। पॉलीस्टाइलिन आ जाएगा आप लोगों के पास, पॉलीस्टाइलिन भी इसी कैटेगरी में आता है। तो ये सारे अमॉर्फस सॉलिड है हमारे पास। हमारे पास फाइबर ग्लास आ गया, हमारे पास फाइबर ग्लास आ गया, हमारे पास नाइलन आ गया, हमारे पास रेयन आ गया, ठीक है। नाइलन की कई फॉर्म आती है, नाइलन 6 आ जाएगा, नाइलन 6 आ जाएगा, नाइलन 610 आ जाएगा, रेयन आ जाएगा आप लोगों के पास, ठीक है। ये सारे सिल्क आ गया अगर आप लोगों के पास। दे ऑल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ योर अमॉर्फस सॉलिड्स, ठीक है। ये सारे अमॉर्फस सॉलिड की कैटेगरी में ही फॉल करते हैं, ठीक है। और ये भी नहीं है कि ये एक ही दिन में सारा कुछ आ जाएगा, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा कि एक ही दिन में आ जाएगा। धीरे धीरे यू विल ग्रेजुअली लर्न थिंग्स। धीरे धीरे आप लोगों के दिमाग में चीजें जानी शुरू हो जाएंगी। फर्स्ट अगर आप लोगों ने सिर्फ एक बार इसको गो थ्रू ही किया सारा चैप्टर, कुछ चीजें आप लोगों के दिमाग में बैठ जानी चाहिए, बस बेसिक आइडियाज दिमाग में बैठ जाएंगे, फिर आप लोग क्लासीफाई करना लग जाओगे अपने धीरे धीरे उसको। तो पहले चीज अमॉर्फस सॉलिड्स के ऊपर क्वेश्चन बनता है, पता तो लगे किन किन पे क्वेश्चन बनते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन वहां पर आप लोगों को नजर आने वाले हैं। तो मैंने अभी आप लोगों को इनकी कैटेगरी के बारे में बताया था कि अगर आप लोग बात कर रहे हो कोवलेंट सॉलिड्स में, कोवलेंट सॉलिड में ये वाले कंपाउंड बहुत बार आते हैं। SiO2 मिलेगा आप लोगों को, SiO2 क्वार्ट्ज लिखा मिल जाए अगर आप लोगों को, आप लोगों को वहां पर मिल जाएगा सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बोरेंडम लिखा मिल जाएगा आप लोगों को वहां पर, AlN लिखा मिल जाएगा आप लोगों को, Bn लिखा मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। अब कुछ चीजों में कंट्राडिक्शन भी आती है, मैं नहीं कहता कई चीजों में कंट्राडिक्शन नहीं आती। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। अगर सिलिकॉन की बात की जाए तो सिलिकॉन एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है SiN।
हम लोग जो टॉपिक आप लोग का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी का रह गया है, उसमें हम लोगों ने सिलिकॉन के बारे में बात करनी है कि सिलिकॉन का नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है हमारे पास। एक सिलिकॉन 3 और सिलिकॉन के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। वो कितना बड़ा हमारे पास एक उसका नेटवर्क बन जाएगा। तो बाद में हम आने वाले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं, वो हमारा आने वाला टॉपिक है, ठीक है। लास्ट टॉपिक में हम लोग उसको पढ़ेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। आप लोग खत्म कर चुके हो सारे डिफेक्ट्स तक। उसके बाद लास्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं इनके बारे में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं वहां पर। देन मूविंग फॉरवर्ड, अगर आप इससे आगे मूव कर जाओ तो अब हम लोगों को पता लग गया है कि हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं। लेकिन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स जो हमारी स्टडी है, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स हमारी जो स्टडी रहेगी, जिन बच्चों ने चार्ट्स नोट नहीं किए, दे हैव टू नोट दीस चार्ट्स। आप लोगों को पीडीएफ फाइल आ चुकी है, जिसके पास पीडीएफ फाइल नहीं है वो मुझे पर्सनली मैसेज कीजिएगा, आई विल सेंड यू दी पीडीएफ फाइल। तो आप लोगों ने पीडीएफ फाइल से पहले नोट्स बनाओ अच्छे से, और यही वो नोट्स हैं। आप लोगों को पूरा चैप्टर लिखने की जरूरत नहीं है कि मैं आप लोगों को लिखाने लग जाऊंगा पूरा और आप लोग पूरा लिखने बैठ जाओगे। किताब नहीं लिखनी हम लोगों को पेपर देने हैं। तो पेपर को शॉर्ट नोट्स काम आते हैं कि आप लोग जब रिवीजन करने बैठो, पूरी किताब ही अगर मैं लिखवा दूं आप लोगों को, तो आप एक दिन में एक ही चैप्टर पढ़ोगे वहां पर। शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या है, जो आप लोग क्लास नोट्स बना रहे हैं, शॉर्ट नोट्स का मतलब यही है कि जब आप लोग पेपर में बैठो तो एक दिन में आप लोगों ने 10 चैप्टर वाइज करने हैं। तो इस तरह के नोट्स हों, आप लोगों के हैंड रिटन नोट्स हों, ठीक है। मैं आपको प्रिंटेड दे सकता हूँ सारा कुछ, बट दैट विल बी ऑफ नो यूज, क्योंकि आप लोग पढ़ोगे नहीं उनको, ठीक है। वो पढ़े रह जाने ऐसे ही। वही नोट आप लोग पढ़ोगे जो आप लोगों ने हाथों से बनाए। अपने हैंड रिटन नोट्स बनाया करो और उनको जितना शॉर्ट बनाओ उतना अच्छा, ठीक है। अपनी लैंग्वेज में लिखो कि इस चीज को मैं ऐसे याद रखना है मैंने, तो वो इंपॉर्टेंट बातें रहेंगी पेपर में, वो काम आती है। एक दिन में आप सारी किताब नहीं पढ़ पाओगे अगर मैं सारी किताब लिखा दूंगा अभी आप लोगों को। तो ये आया हमारे पास कि अब हम लोग यहाँ से स्टडी चलेगी सारी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे बनते हैं, कैसे होते हैं, क्या उनके बाद हम लोग देखेंगे कि वह परफेक्ट होते हैं, इम्परफेक्ट होते हैं, क्या होने वाला है उनके साथ, वो सारा कुछ पढ़ने वाले हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड को शुरू करने से पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर मेरे पास 2 डायमेंशनल लैटिस है। अब लैटिस क्या है, लैटिस को समझने पहले हम लोग क्या समझते हैं, यूनिट सेल को समझते हैं। और यूनिट सेल हमारे पास क्या है, दिस इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बोर्ड्स के रिगार्डिंग। यूनिट सेल की डेफिनेशन बहुत बार आती है कि यूनिट सेल क्या है। अगर हम लोग यूनिट सेल की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न, सबसे छोटा रिपीटिंग पैटर्न। जिसने ये डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, ही और शी शुड राइट दिस डेफिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं लिखा तो लिख लो, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न विच व्हेन रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न विच व्हेन रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन, ठीक है, प्रोड्यूसेस 3D structure। प्रोड्यूसेस क्रिस्टल लैटिस, ठीक है, और प्रोड्यूस क्रिस्टल लैटिस, वो आप लोगों को क्रिस्टल लैटिस दे देगा। ठीक हो गया। द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न व्हिच व्हेन रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन प्रोड्यूसेस क्रिस्टल लैटिस, वो आप लोगों को क्रिस्टल लैटिस दे देगा बस। ठीक हो गया बेटा, प्रोड्यूस द कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस। डन। अब इसी यूनिट सेल को कई जगह पर, मेरी वर्ड ध्यान सुनना, कई जगह पर अगर ये वर्ड सुनाई दे, कहीं दिखाई दे, इसी यूनिट सेल को मोटिफ भी लिखा जाता है और बेसिस भी लिखा जाता है कई जगह पर। अगर कहीं नजर आ गया ये वर्ड MOTIF या सिंपल बेसिस लिखा मिल जाए तो इसका मतलब भी यूनिट सेल ही होता है, ठीक है। अगर ये कहीं पर वर्ड नजर आ रहा है आप लोगों को तो आप लोग देख के घबराएंगे नहीं। मोटिफ और बेसिस, ठीक है। किसी चीज का बेस क्या है, मोटिफ क्या है, उसको हम लोग यूनिट सेल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है।